नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। हरगोविंद खुराना की 100वीं जयंती मनाई गई। भारतीय रिजर्व बैंक ने नया फिनटेक विभाग स्थापित किया। सरकार ने सार्वभौमिक पहुंच के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए। ई गवर्नेंस पर हैदराबाद घोषणा को अपनाया गया और चीन के चांग-ई 5 चंद्र अन्वेषण मिशन को चंद्रमा की सतह पर जल के पहले ऑन साइट प्रमाण मिले। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक की सबसे पहली खबर विज्ञान जगत से। हरगोविंद खुराना की 100वीं जयंती मनाई गई। इनका जन्म पाकिस्तान के मुल्तान जिले के रायपुर गांव में हुआ था, लेकिन बाद में वो अमेरिका के देशीकरण विधि से नागरिक बन गए थे। वर्ष 1969 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उनका प्रारंभिक कार्य रसायन विज्ञान से संबंधित था। बाद में उन्होंने जीव विज्ञान से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए रसायन विज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग करना आरंभ कर दिया था। इस तरह से एक नए क्षेत्र रासायनिक जीव विज्ञान की शुरुआत हुई। हरगोविंद खुराना की कई प्रमुख उपलब्धियां रहीं। वर्ष 1968 में उन्हें शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये पुरस्कार उन्हें जेनेटिक कोड और प्रोटीन संश्लेषण में इसके कार्यों की व्याख्या करने के लिए दिया गया था। उन्होंने ये प्रमाणित किया कि जेनेटिक कोड में 64 अलग अलग 3 अक्षर वाले शब्द होते हैं। ये कोशिका को ये सूचना देते हैं कि इस कोड को कहां से पढ़ना शुरू करना है और कहां रुकना है। उन्होंने विश्व के पहले कृत्रिम जीन का निर्माण किया। खुराना ने जेनेटिक इंजीनियरिंग और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे की प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने रोडोप्सिन में उत्परिवर्तनों यानी म्यूटेशन की जांच की थी। ये उत्परिवर्तन रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा से जुड़े होते हैं। रेटिनाइटिस के कारण रतौंधी रोग होता है। रोडोप्सिन एक प्रकाश संवेदनशील प्रोटीन होता है। ये कशेरुकी जीवों के नेत्र के रेटिना में पाया जाता है। उन्होंने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन परीक्षणों के विज्ञान में भी योगदान दिया था। इसका उपयोग एक विशिष्ट जीव की आनुवंशिक सामग्री का पता लगाने के लिए किया जाता है। हरगोविंद खुराना ने ट्रांसफर आरएनए या टीआरएनए की संरचना की खोज की थी। ये छोटा आरएनए अणु होता है जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। अगली खबर अर्थ जगत से। भारतीय रिजर्व बैंक ने नया फिनटेक विभाग स्थापित किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये नया विभाग नवाचार को बढ़ावा देगा और फिनटेक में मौजूद चुनौतियों और अवसरों की पहचान करेगा। साथ ही एक समयबद्ध रीति से उन्हें संबोधित भी करेगा। ये विभाग फिनटेक पर अंतर विनियामक समन्वय और अंतर्राष्ट्रीय समन्वय से जुड़े सभी मामलों का निराकरण भी करेगा। वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी पर लगातार निर्भरता बढ़ती जा रही है। इसी संदर्भ में फिनटेक का वित्तीय सेवा क्षेत्र में उभरते तकनीकी नवाचारों का वर्णन करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले कुछ फिनटेक उत्पाद और सेवाएं पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म, क्राउड फंडिंग, ब्लॉकचेन तकनीक, बिग डेटा, रोबो एडवाइजर्स, ई एग्रीगेटर्स आदि हैं। वित्तीय वर्ष 2020 में भारतीय फिनटेक उद्योग का मूल्य 50 से 60 बिलियन डॉलर था। वर्ष 2025 तक इसका मूल्य 150 बिलियन डॉलर होने का अनुमान लगाया गया है। भारतीय फिनटेक उद्योगों की बात करें तो भुगतान क्षेत्र में पेमेंट बैंक, मोबाइल वॉलेट, पेमेंट गेटवे, भुगतान अवसंरचना जैसे कि एटीएम और एम पॉइंट ऑफ सेल आदि हैं। ऑनलाइन वित्तीय उत्पादों में ऋण, बीमा, ई राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और म्यूचुअल फंड या ब्रोकिंग शामिल है। फिनटेक के लाभों में दक्षता में सुधार, जोखिम और लागत में कमी और अधिक वित्तीय समावेशन शामिल है। भारत में फिनटेक पारंपरिक वित्तीय संस्थानों द्वारा सामना की जाने वाली विभिन्न समस्याओं का व्यवहारिक समाधान प्रदान कर सकता है। इन समस्याओं में ऐसे वित्तीय संस्थानों का कम प्रसार, अपर्याप्त क्रेडिट हिस्ट्री और नकद लेन देन वाली अर्थव्यवस्था शामिल है। इसकी प्रमुख चुनौतियों की बात करें तो इसमें विभिन्न उपयोग से जुड़े मामलों के साथ एक विकसित प्रौद्योगिकी को विनियमित करने में कठिनाई होती है। विनियमित क्षेत्र के बाहर गतिविधियों की निगरानी करने में समस्या है। इसके अलावा प्रौद्योगिकी से उत्पन्न होने वाले नए जोखिमों की पहचान करना इसकी प्रमुख समस्या है।
सरकार ने सार्वभौमिक पहुंच के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए। हाल ही में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने भारत में सार्वभौमिक पहुंच के लिए सुसंगत दिशा निर्देश और मानक 2021 जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश वर्ष 2016 के सुसंगत दिशा निर्देशों का स्थान लेंगे। ये नए दिशा निर्देश भारत में भावी शहरों में नवीन बदलाव और नए दृष्टिकोण तथा सभी के लिए सुगम भवन निर्माण से संबंधित हैं। इन दिशा निर्देशों के कई उद्देश्य हैं। ये विविध जनसंख्या समूहों के लिए पहुंच संबंधी आवश्यकताओं और प्रावधानों के संबंध में कई हितधारकों को संवेदनशील बनाएगा। यूनिवर्सल डिजाइन दृष्टिकोण द्वारा दिव्यांगजनों, बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और अन्य सभी की पहुंच संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयास के माध्यम से सभी के लिए समावेशी वातावरण का निर्माण करेगा। विशेष सुगम भवन निर्माण तत्वों की उनकी पहुंच संबंधी विशेषताओं के साथ अनुशंसा करना इसका उद्देश्य है। संशोधित दिशा निर्देश बाधा मुक्त वातावरण बनाने की बजाय सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये दिशा निर्देश राज्य सरकारों, सरकारी विभागों, निजी क्षेत्र आर्किटेक्चर और प्लानिंग से जुड़े संस्थानों आदि के लिए है। सभी के लिए अधिक पहुंच की दिशा में की गई अन्य पहलें हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 ये सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं में भेदभाव की समाप्ति का प्रावधान करता है। दिव्यांगजनों के लिए बाधा मुक्त शहरी विकास की सुविधा के लिए सुगम्य भारत अभियान शुरू किया गया है। इसके अलावा स्मार्ट सिटी मिशन के तहत परियोजना निर्माण में यूनिवर्सल डिजाइन के सिद्धांतों को अपनाया गया है। यूनिवर्सल डिजाइन दृष्टिकोण का उद्देश्य आबादी के सभी समूहों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक रचनात्मक और समावेशी माहौल प्रदान करना है। साथ ही लोगों को आयु, लिंग, दिव्यांगता या किसी भी आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव से मुक्त करना है। यूनिवर्सल डिजाइन से जुड़े भारत के 5 सिद्धांत हैं। समानता का सिद्धांत, सहजता का सिद्धांत, सांस्कृतिक, सस्ता और सुंदर। समानता के सिद्धांत के तहत डिजाइन भारतीय संदर्भ में विविध उपयोगकर्ताओं के लिए निष्पक्ष एवं गैर भेदभावपूर्ण है। सहजता के सिद्धांत के तहत डिजाइन भारतीय संदर्भ में सभी उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। और सांस्कृतिक दृष्टि से डिजाइन भारत के सांस्कृतिक अतीत और बदलते वर्तमान का सम्मान करता है। साथ ही भारतीय संदर्भ में सभी उपयोगकर्ताओं की सहायता करता है। सस्ता करने के सिद्धांत के तहत डिजाइन भारतीय संदर्भ में विविध उपयोगकर्ताओं के लिए किफायत और लागत संबंधी विचारों का सम्मान करता है। वहीं सुंदरता के सिद्धांत के तहत डिजाइन भारतीय संदर्भ में उपयोगकर्ताओं के बीच सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए सौंदर्य संबंधी सिद्धांतों का प्रयोग करता है। अगली खबर पेपर 2 के टॉपिक गवर्नेंस से जुड़ा है। ई गवर्नेंस पर हैदराबाद घोषणा को अपनाया गया। 24वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन ने सभी की सहमति से हैदराबाद घोषणा को स्वीकार किया है। ये सम्मेलन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने संयुक्त रूप से तेलंगाना सरकार के सहयोग से आयोजित किया था। ई गवर्नेंस सरकार के सभी स्तरों पर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग है। इसका उद्देश्य नागरिकों, व्यवसायों और सरकार के अन्य अंगों के साथ संबंधों में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। इसने सरकार को कवरेज बढ़ाने, पारदर्शिता में वृद्धि करने, नागरिकों के प्रति अनुक्रिया में सुधार करने और लागत कम करने में सहायता की है। साथ ही नागरिकों को बेहतर पहुंच, समानता और सामाजिक सशक्तिकरण की सुविधा प्रदान की है। और आइए अब आपको बताते हैं हैदराबाद घोषणा की मुख्य विशेषताओं के बारे में। इसके तहत आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर, उमंग, ई साइन आदि का उपयोग करके नागरिक सेवाओं को बदलने पर जोर दिया गया है। प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि में राष्ट्रीय स्तर के सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का बहुत जल्दी कार्यान्वयन करने पर बल दिया गया है। इसके अलावा उभरती हुई प्रौद्योगिकियों जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, 5G आदि के जिम्मेदारी पूर्ण उपयोग को बढ़ावा दिया गया है। इसमें महामारी जैसी बाधाओं से निपटने के लिए मजबूत तकनीकी समाधान सुनिश्चित किया गया है। साथ ही डिजिटल तकनीक को सरकारी सेवा डिजाइन और वितरण का प्राथमिक पहलू बनाने पर बल दिया गया है। इस घोषणा पत्र में कहा गया है कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण का मूल्यांकन को माइटी के सहयोग से अपनाया जाएगा। इसके अलावा कुछ अन्य ई गवर्नेंस पहलें भी हैं, जैसे कि कर्नाटक की भूमि परियोजना, ये भूमि रिकॉर्ड की ऑनलाइन उपलब्धता सुनिश्चित करती है। आंध्र प्रदेश की ई सेवा, मध्य प्रदेश की ज्ञान दूत जो की सेवा आपूर्ति पहल है, उत्तर प्रदेश की लोकवाणी जो कि शिकायतों के निपटान, भूमि रिकॉर्ड के रखरखाव और आवश्यक सेवाओं का मिश्रण प्रदान करने के लिए है, और केरल की फ्रेंड्स योजना ये सेवाओं के वितरण के लिए तेज, विश्वसनीय, कुशल और तत्काल नेटवर्क है।
अगली खबर पेपर 3 के टॉपिक अंतरिक्ष क्षेत्र से। चीन के चांगई 5 चंद्र अन्वेषण मिशन को चंद्रमा की सतह पर जल के पहले ऑन साइट प्रमाण मिले। शुरुआत में रिमोट ऑब्जर्वेशन यानी दूरस्थ अवलोकन से ही जल की मौजूदगी की पुष्टि हुई थी, किंतु लैंडर को अब चट्टानों और मृदा में जल के संकेत प्राप्त हुए हैं। इससे ये भी पता चला है कि संभवतः चंद्रमा के मेंटल में निर्मित जलाशय सूख गए थे। इस कारण चंद्रमा पर जल की मौजूदगी नहीं है। इससे पहले वर्ष 2008 में भारत के चंद्रयान 1 से प्राप्त डेटा में चंद्रमा के बाह्यमंडल में तथा चंद्रमा की सतह और उपसतह पर जल के साक्ष्य मिले थे। इसके अलावा चंद्रयान 2 जो कि वर्ष 2019 में गया था, उसने भी चंद्रमा के स्थायी रूप से अंधकार वाले क्षेत्रों में जलीय बर्फ की उपस्थिति की पुष्टि की थी। आने वाले वर्षों में भारत समेत कई देश अपने चंद्र मिशन को शुरू करने की योजना बना रहे हैं। चंद्रमा के अन्वेषण का काफी महत्व है। आर्थिक दृष्टि से देखें तो हीलियम 3 चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन पृथ्वी पर यह दुर्लभ है। ये परमाणु संलयन के लिए एक संभावित ईंधन है। हीलियम 3 हीलियम तत्व का एक समस्थानिक यानी आइसोटोप है। इसके अलावा दूसरा महत्व है भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आधार के रूप में। ये परीक्षण करने के लिए सबसे अच्छा स्थान है। अंतरिक्ष की कठोर परिस्थितियों में जीवन कैसे प्रतिक्रिया करता है, ये हमें चंद्रमा की सतह से पता चल सकता है। और तीसरा एवं महत्वपूर्ण बिंदु है कि पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए चंद्रमा की सतह का अध्ययन करना बेहद कारगर होगा। चंद्रमा और पृथ्वी का एक साझा अतीत है। इसका अध्ययन करने से ये पता चलेगा कि पृथ्वी का प्रारंभिक अतीत कैसा था। चंद्रमा पर और भी कई देशों ने अपने चंद्र मिशन भेजे हैं, जैसे कि नासा ने आर्टेमिस भेजा। नासा का ही वोलेटाइल्स इन्वेस्टिगेशन पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर था। इसके अलावा दक्षिण कोरिया का कोरिया पाथफाइंडर लूनर ऑर्बिटर था और भारत का चंद्रयान 3। आइए अब बात करते हैं कुछ संक्षिप्त लेकिन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। आदर्श आचार संहिता। चुनाव वाले 5 राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आदर्श आचार संहिता भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का एक सेट है। ये चुनाव से पहले राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को विनियमित करती है। इसका उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है। संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को ऐसा करने का अधिकार प्रदान करता है। आदर्श आचार संहिता चुनाव की घोषणा की तिथि से परिणाम घोषित होने की तिथि तक लागू रहती है। ये किसी कानून के अधीन नहीं है। भारत और पाकिस्तान ने परमाणु प्रतिष्ठानों और कैदियों की सूची का आदान प्रदान किया। दोनों देशों ने परमाणु प्रतिष्ठानों और केंद्रों के विरुद्ध हमलों के निषेध पर एक समझौता किया था। इस समझौते पर वर्ष 1988 में हस्ताक्षर किए गए थे और वर्ष 1991 में इसकी पुष्टि की गई थी। इस समझौते के अनुसार परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों का आदान प्रदान किया जाता है। इस समझौते के तहत दोनों देशों को एक दूसरे के परमाणु केंद्रों के बारे में सूचित करना होता है। कैदियों की सूची में नागरिक, रक्षाकर्मी और मछुआरे शामिल हैं। वर्ष 2008 में हस्ताक्षरित काउंसुलर एक्सेस पर समझौते के तहत इस सूची का आदान प्रदान किया जाता है। काउंसुलर एक्सेस समझौते के तहत दोनों देशों को प्रतिवर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को कैदियों की व्यापक सूचियों को आपस में साझा करना होता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। गृह मंत्रालय ने अभी तक CAA 2019 नियमों को अधिसूचित नहीं किया है। नियमों के बिना अधिनियम को लागू नहीं किया जा सकता है। CAA पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 6 समुदायों को धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था। इन समुदायों में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल हैं। ये अधिनियम इन 6 समुदायों को विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत किसी भी आपराधिक मामले से छूट प्रदान करता है। नागरिकता संबंधी संशोधन अधिनियम कुछ क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे, जैसे कि 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में जनजातीय क्षेत्रों पर। बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत इनर लाइन परमिट द्वारा विनियमित राज्यों पर भी CAA लागू नहीं होगा। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB
आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को एआईआईबी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एआईआईबी एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। इसका मिशन एशिया में सामाजिक और आर्थिक परिणामों में सुधार करना है। इसकी स्थापना वर्ष 2015 में हुई थी। इसका मुख्यालय बीजिंग में है। भारत एआईआईबी का संस्थापक सदस्य है। भारत इसमें 7.6% वोटिंग शेयरों के साथ दूसरा सबसे बड़ा शेयर धारक है, जबकि चीन के पास सबसे ज्यादा 26.5% वोटिंग शेयर है। एआईआईबी ने किसी भी अन्य सदस्य की तुलना में भारत के लिए अधिक ऋणों को मंजूरी दी है। ये 28 परियोजनाओं के लिए $6.7 अरब है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने 2 नए कार्यक्रम शुरू किए। ये कार्यक्रम है स्टूडेंट्स लर्निंग असेसमेंट यानी परख। ये उच्चतर शिक्षा संस्थानों और स्कूलों के छात्रों और शिक्षकों का आकलन करेगा। और दूसरा है तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय पहल यानी NITTT के लिए उच्चतर मॉड्यूल। अपने प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में शिक्षकों को अब औद्योगिक प्रशिक्षण और एक सेमेस्टर आधारित मार्गदर्शन देना होगा। AICTE एक वैधानिक और राष्ट्रीय स्तर का शीर्ष सलाहकार निकाय है। ये तकनीकी शिक्षा के लिए उपलब्ध सुविधाओं पर एक सर्वेक्षण आयोजित करता है, साथ ही समन्वित और एकीकृत तरीके से देश में विकास को बढ़ावा देता है। वीर बाल दिवस। प्रधानमंत्री ने साहिबजादे जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी की शहादत के उपलक्ष्य में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। गुरु गोविंद सिंह जी के सभी चारों पुत्र शहीद हुए थे। इस तिथि को इसलिए भी चुना गया है क्योंकि इस दिन को साहिबजादे जोरावर सिंह जिनकी आयु 9 वर्ष थी और फतेह सिंह जिनकी आयु 6 वर्ष थी, इनके शहादत दिवस के रूप में मनाया गया था। मुगल सेना ने सरहिंद में इनकी हत्या कर दी थी। प्रधानमंत्री ने इस निर्णय को उन साहिबजादों के साहस के लिए उचित श्रद्धांजलि घोषित किया है, जिन्होंने धर्म के महान सिद्धांतों से विचलित होने की बजाय मृत्यु को चुना। स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन सप्ताह। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT पहले स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन सप्ताह का आयोजन कर रहा है। इसका प्राथमिक लक्ष्य उद्यमिता का उत्सव मनाने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए देश के प्रमुख स्टार्टअप उद्यमियों, निवेशकों और अन्य हितधारकों को एक साथ लाना है। भारत में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। भारत में 61,000 मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं। ये स्टार्टअप 55 उद्योगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र से कम एक स्टार्टअप के साथ ये लगभग 633 जिलों में फैले हुए हैं। इन्होंने वर्ष 2016 से लेके अब तक 6 लाख से अधिक नौकरियों का सृजन किया है। 45% स्टार्टअप टियर 2 और टियर 3 शहरों से हैं। लगभग 45% स्टार्टअप्स का प्रतिनिधित्व महिला उद्यमियों द्वारा किया जाता है। स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत। IAC विक्रांत का अगले चरण का समुद्री परीक्षण किया जाएगा। भारत वर्तमान में एकमात्र विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य का संचालन करता है। विक्रांत एक स्टोबार यानी शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड लैंडिंग विमान वाहक पोत है। ये 76% स्वदेशी सामग्री से बना हुआ है। विक्रांत को भारतीय नौसेना के नौसेना डिजाइन निदेशालय ने डिजाइन किया है। इसे सरकारी स्वामित्व वाले कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में बनाया गया है। भारत के अलावा केवल अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन के पास ही विमान वाहक पोत बनाने की क्षमता है। ओरांग राष्ट्रीय उद्यान। सरकार ने ओरांग राष्ट्रीय उद्यान के आकार का विस्तार करने के लिए अधिसूचना जारी की है। इससे घड़ियालों के पुनर्वास की सुविधा प्राप्त होगी। 1950 के दशक में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से घड़ियाल, जिनकी आयुसीयन स्थिति क्रिटिकली एंडेंजर्ड की है, ये विलुप्त हो गए थे। ओरांग राष्ट्रीय उद्यान असम के दरांग और सोनितपुर जिलों में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां धनसिरी और पचनोई उद्यान को 2 हिस्सों में विभाजित करती है। ओरंग असम के 7 राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। अन्य है काजीरंगा, मानस, नामेरी, डिब्रू सेखोवा, रायमोना और देहिंग पटकाई। ओरांग राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाला गेंडा, पिग्मी हॉग, बाघ, हाथी, हॉग हिरन, जंगली सुअर और सिवेट बिल्ली पाई जाती है। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। फातिमा शेख। फातिमा शेख का जन्म 9 जनवरी 1831 को हुआ था। ये एक शिक्षिका थी, समाज सुधारक थी, प्रगतिशील और नारीवादी महिला थी। इनका समाज में काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन्होंने सावित्री बाई फुले के साथ जातिवाद,
सती प्रथा, महिला सशक्तिकरण, विधवा पुनर्विवाह, अंतरजातीय विवाह और शिक्षा के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अथक रूप से कार्य किया था। इन्हें भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका माना जाता है। इन्होंने वर्ष 1848 में सावित्रीबाई फुले के साथ स्वदेशी पुस्तकालय की सह स्थापना की थी। ये भारत में लड़कियों के लिए पहले स्कूलों में से एक था। इन्होंने फुले के सत्यशोधक समाज आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी। प्रवासी भारतीय दिवस। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर प्रवासी भारतीयों को बधाई दी है। प्रवासी भारतीय दिवस प्रति 2 वर्ष में 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। इसी दिन की याद में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। पहला प्रवासी भारतीय दिवस वर्ष 2003 में मनाया गया था। ये भारत के विकास की दिशा में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने और साथ ही उन्हें अपनी भारतीय मूल से फिर से जोड़ने से संबंधित है। इस दिन सरकार प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान करती है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक सावधानी बरतिए, क्योंकि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए मास्क पहनें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें और टीकाकरण अवश्य करवाएं। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।